नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रारंभ नाम के स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट शुक्रवार को शुरू हो गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय समिट का मकसद उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को स्टार्टअप पर इस ग्लोबल समिट को संबोधित करेंगे। दरअसल अगस्त 2018 में काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव की मेजबानी करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इसकी 5वीं वर्षगांठ पर हो रहा ये आयोजन काफी अहम है। 25 से अधिक देशों और 200 से अधिक वैश्विक वक्ता इसमें भाग ले रहे हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित ये विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप संगम है। स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से ये दुनिया भर के देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग और जुड़ाव बढ़ाने और सामूहिक रूप से स्टार्टअप के लिए एक तरह से हम कहें तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। आज की चर्चा में हम स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के उद्देश्य और भारत में इसकी जरूरत और विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ 2 खास मेहमान शामिल हो रही हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ी हैं इशिता अग्रवाल, जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर हैं अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। साथ ही मेरे साथ हैं सांजी राजगढ़िया, जो नेशनल अवार्डी हैं 2020 की बेस्ट स्टार्टअप के लिए और को फाउंडर हैं फूड क्लाउड की। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। इशिता, शुरुआत आपसे करूंगी। ये अपनी तरह का सबसे बड़ा एक तरह से समागम है जो आयोजन किया जा रहा है स्टार्टअप को लेकर। ये समिट आयोजित करने के पीछे एक तरह से कहें उद्देश्य और मकसद क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछले 5 सालों में हमारे देश में काफी बदलाव आया है स्टार्टअप को लेके। एक तरह से जब से प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया को लॉन्च करा है, तब से स्टार्टअप्स एक तरह से मुख्य धारा में आ गए हैं। पहले कुछ लोग स्टार्टअप करते थे और बाकी सब लोग जानते नहीं थे, समझते नहीं थे कि क्या होता है। लेकिन अब स्टार्टअप्स मुख्य धारा में आ गए हैं और एक बहुत बड़ा एक जैसी क्रांति आ गई हो। एक बहुत जोश और उत्साह के साथ बहुत सारे लोग अब स्टार्टअप करना चाहते हैं। हमारा देश विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में से एक है। वी आर द 3rd लार्जेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ों को लेके अब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमसे सीखना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम ये एक तरह से सेलिब्रेशन है जो हम पिछले 5 सालों से हमारे अचीवमेंट्स हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के, जो पिछले 5 सालों में हमने जितना भी आगे का काम को बढ़ाया है, जितने बदलाव आए हैं, सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए हैं स्टार्टअप्स की वजह से, उन सब के लिए जो हमारे खुद के बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया की वो हम दूसरे देशों से शेयर कर सकते हैं और उनसे भी हम सीख सकते हैं कि ऐसा क्या है जो उन्होंने करा है अपने अपने देशों में जो हम अपना सकते हैं भारत में। और ये सिर्फ भारत को आगे ले जाने के लिए नहीं, बट ये पूरे क्षेत्र को मिलकर आगे ले जाने के लिए एक भारत ने एक इनिशिएटिव करा है। बिल्कुल। सांजी, आपके जो अनुभव हैं उन पर मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन पहले आपकी राय इस समिट को लेकर। ये जो समिट है, खासकर जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या जो युवा हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह से मददगार साबित हो सकती है? जी, मैं इशिता जी से कम्प्लीटली सहमत हूँ। आई थिंक दैट जब गवर्नमेंट एक इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है तो जिस तरह का कॉन्फिडेंस एंटरप्रेन्योर्स में आता है, एक वो रिस्क लेना, एक वो जो छलांग लेना इनटू अ बिजनेस, व्हेन द गवर्नमेंट कम्स इनटू द पिक्चर, वो बहुत हेल्प मिलती है। तो उस हिसाब से जैसे ये इस समिट के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। जैसे हमें नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हम स्टार्टअप इंडिया में पहले रजिस्टर हुए, उसके बाद 2019 में हमें FSSAI की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर, उनकी तरफ से हमें एक अवार्ड मिला। और हर पैगाम पे जब हमें अवार्ड मिला है या जब हमें रिकग्निशन मिली है, हमें सपोर्ट मिला है, कहीं कहीं जहाँ पे हम
अटक रहे थे, वहाँ पे हम FSSAI वालों के पास जाके हम उनसे मदद मांगते थे कि हम खाने का, क्योंकि मेरा खाने का बिजनेस है, तो मैं उनकी तरफ से जो सपोर्ट रहा है वो अमेजिंग रहा है। और ऐसा समिट हमें चाहिए, एंड आई एम सो ग्लैड कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल इशिता, क्योंकि 5वीं वर्षगांठ है, ये जो 5 साल का सफर है उसे आप कैसे देखती हैं? ये हमारे लिए 5 साल का जो सफर रहा है वो आप जानते हैं, हर कंपनी के लिए, हर स्टार्टअप के लिए ऊपर नीचे तो होता ही है, बट इट हैज बीन अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। हम अपने जो महिला होम शेफ्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा जो हमने अपना इकोसिस्टम एक बना लिया है वो काफी एक्साइटिंग है आज की तारीख में। जी जी बिल्कुल। इशिता, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये जो 5 साल का सफ़र है इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस योजना के पीछे जो इरादा था उसकी काफ़ी सराहना रही है कि जो युवा हैं वो सिर्फ रोज़गार की तलाश ना करें, रोज़गार देने वाले बने। तो क्या लग रहा है जो 5 साल का सफ़र रहा है, कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है, इसको कैसे देखेंगे आप? मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन सफ़र रहा है, और सरकार कई बार बहुत सारे प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स लॉन्च करती है। बहुत कम प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो इतने कम समय में इतना ज़्यादा बदलाव, इतना ज़्यादा फैलाव देख लेते हैं। देखिए, जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तब करीबन 5,000 के करीब स्टार्टअप्स रजिस्टर थे। अब पिछले 5 सालों में 40,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने DPIIT के साथ रजिस्टर करा है। 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने स्टार्टअप की पॉलिसीज़ बना ली हैं, जिससे कि वो अपने-अपने प्रदेश में स्टार्टअप्स की मदद कर सकें। बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स भारत में आए हैं। उसके अलावा बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने इनोवेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं और उन्होंने इंटरेस्ट शो करा है स्टार्टअप्स के साथ काम करने में। सबसे बड़ा बदलाव मुझे लगता है कि एक लोगों की मानसिकता में आया है। जो पहले स्टार्टअप करते थे और अगर स्टार्टअप नहीं चलता था, वो भावना बदल गई है और एक तरह से असफलता स्वीकार्य होने लगी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मतलब वो फुली एक्सेप्टेबल है अभी, लेकिन ज़रूर से एक बदलाव आया है सोचने के तरीके में। तो ये सफ़र बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी हमें बहुत सारा काम और करना है, और इसलिए हम चाहते हैं कि हम सभी देशों को अपने साथ लेकर चलें। जो हमारे देश में अभी युवा पीढ़ी है, उनको हम और एनकरेज करें, जिससे कि वो स्टार्टअप्स करें। और ख़ासकर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो प्रधानमंत्री कई सारे अपनी फोरम्स में बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि जो यूथ है आज का, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने देश की सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों को सुलझाने के लिए स्टार्टअप करें। ओसान जी, हम जानते हैं कि तमाम ऐसे युवा हैं जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे होंगे, उन्हें आपके अनुभव भी मदद दे सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर रहा। अपनी बड़ी कंपनियों के साथ भी काम किया, लेकिन उसके बाद फिर अपना फूड क्लाउड शुरू करना, कैसे ये आइडिया आया, कैसे आप स्टार्टअप की तरफ बढ़ी, और क्या ऐसी परेशानियां या फिर कहें पूरी तरह सहयोग रहा जिसने मदद की, यहाँ अड़चने आई, जो भी अनुभव आपके रहे हम चाहेंगे वो साझा करें आप। जी देखिए, हमने जब ये बिजनेस शुरू किया था, हमें एक्चुअली जो हमारे घर में जो खाना बनता है, जो हमारे दोस्तों के घर पे जो खाना बनता था, हमें उसको पब्लिक डोमेन में लाना था। हम यहाँ पे बैठ के हम एक बारी डिनर पे बैठे हुए थे और हम सोच रहे थे कि अगर उस आंटी का खाना हमारे पास हमारे घर में आ जाता और हम उसको ऑर्डर कर सकते तो कितना अच्छा होता। हमारा बिजनेस का आइडिया वहीं से शुरू हुआ। हम ये जानते हैं कि इंडिया में जो महिलाएं हैं, जो घर में जो खाना बनता है, उससे ज़्यादा स्वस्थ, उससे ज़्यादा टेस्टी खाना और उससे ज़्यादा साफ खाना आपको कहीं और नहीं मिल सकता। तो हमारे ओरिजिन्स वहाँ से थी। और जब हमने शुरू किया तो तब हमने 15 लेडीज से शुरू किया, जिनको हम जानते थे, जिनके घर से हम खाना वैसे भी मंगवाते थे। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मारवाड़। हालांकि मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बट ऐसे 1-2 डिशेज है जो वो अपने आप नहीं बना पाती। तो जब हमारे घर में पार्टी होती है या कोई फेस्टिवल होता है, तो हम वो किसी दूसरे मारवाड़ी लेडी से हम खाना ऑर्डर करते थे, कोई 1 और 2 डिशेज। तो हमारा आइडिया ये था कि हम इंडिया के जो रीजनल वैरायटी है,
जो घर में बनता है वो हम दूसरों के पास पहुंचाए, जो रेस्टोरेंट में नहीं बन सकता या ढाबे में नहीं बन सकता। तो हमारी ओरिजिन्स वहाँ से हुई, और उसके बाद जैसे हमने शुरू किया तब हमें रियलाइज हुआ कि बहुत सारी लेडीज हैं ऐसी जो खाना बनाना चाहती है और बेचना चाहती है। या तो वो फ्लेक्सिबल वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही हैं, और ये वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रही थी बिफोर इट बिकेम, जैसे कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम अभी इतना चल रहा है, वो पहले से ढूंढ रही थी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। या फिर वो जैसे एम्प्टी नेस्टर्स थी कि उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके हस्बैंड काम पे जाते हैं, उनके पास कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं रहा, तो उनके लिए कोई एक हॉबी टाइप का एक अपॉर्चुनिटी था। तो हमारी शुरुआत वहां से हुई, और जब हमने रियलाइज किया कि डिमांड इतनी है हमारे होम शेफ्स की कि वो चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस शुरू करें, तो वहां से हमारी जो मोमेंटम जो मिला हमारे बिजनेस को वो बहुत अच्छा रहा। और हमारा जो भी आज हम जहाँ पे भी हम पहुंचे हैं उसमें हमारे होम शेफ का बहुत ज्यादा सहयोग है, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म दिखाया, उन्होंने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और डिजायर दिखाई। जैसे हमारा स्टार्टअप है, उनके भी जो होम बिजनेसेस हैं वो भी स्टार्टअप्स ही हैं। तो वो जो एंथुजियाज्म था, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी गुड फॉर अस। एंड कस्टमर साइड से जब लोग थोड़ा सा मतलब कि जो रेस्टोरेंट से नहीं खाना ऑर्डर करना चाहते, बट उनके पास घर पे खाना बनाने का टाइम नहीं है या साधन नहीं है कि वो किसी हेल्प को रख सके खाना बनाने के लिए उनके लिए फ्रेश, तो इन कस्टमर्स का जो डिमांड देखा हमने, तो वहां से हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ी। एज फार एज द जर्नी इज कंसर्न्ड, हमारे चैलेंजेस काफी रहे हैं, बट हमें जो सपोर्ट मिला है, जैसे गवर्नमेंट का हो गया या इन्वेस्टर्स का हो गया, दो मुझे लगता है कि इंडिया में अभी भी जो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम है वो काफी मतलब कि उसमें वो हम बड़े इकोनॉमी से काफी पीछे हैं, फॉरेन इकोनॉमी से काफी पीछे हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा बदलाव देखना चाह रहे हैं। इशिता, हम जानते हैं कि जो भारत है वो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में, अगर बात करें तो 3रे नंबर पर हमारा इकोसिस्टम आता है स्टार्टअप को लेकर। और इसके अलावा जैसे आपने भी बताया कि जो 29 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास अपनी स्टार्टअप पॉलिसी है। अब 42,000 से ज़्यादा जो स्टार्टअप हैं वो पूरे भारत में कहीं ना कहीं शुरू किए गए हैं। अभी हम 15 जनवरी तक की बात करें तो अभी भी, लेकिन इसे लेकर क्या ऐसे चैलेंजेस और चुनौतियां आपको नजर आती हैं जिन पर अभी काम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आगे आएं? जी बिल्कुल, काफ़ी सारी चुनौतियां हैं। जब हालांकि सरकार कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रही है कि ये चुनौतियां आसान होती रहें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंटिन्यूसली प्रयास हो रहा है। मुझे नहीं याद कि कभी भी सरकार इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी। जैसे एंजल टैक्स का जब इशू आया तो कुछ घंटे नहीं तो कुछ दिनों के अंदर वो इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। तो सरकार बहुत ज़्यादा इस समय रिएक्टिव है, सेंसिटिव है। लेकिन हाँ, कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। तो जो जैसे एक तरह से जो साइंस बेस्ड वेंचर्स होते हैं, जिनको डीप टेक वेंचर्स भी कहा जाता है, उनके लिए अभी भी फंडिंग का अभाव है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है, वेंचर फंड्स की ज़रूरत है, जो डीप साइंस वेंचर्स जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वापस आने में समय ज़्यादा लगता है। तो इस टाइप के वेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अभी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस या फंडिंग एवेन्यूज नहीं हैं। एक ये बात है, और दूसरा ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो चाहते हैं कि अपना जो भी इनोवेशन है या जो नया प्रोडक्ट है, सोल्यूशन है, उसको बाजार में लेकर जाएं, लेकिन मार्केट एक्सेस उनको बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हम लोग एज अटल इनोवेशन मिशन कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री से, जिससे कि वो अपने सॉल्यूशंस, अपने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो उन्होंने नए अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए हैं तो उसको वो मार्केट तक पहुंचा सकें। सांझी, आपने कुछ देर पहले हमसे अपना अनुभव भी साझा किया है। कई ऐसे युवा हैं जो आना चाह रहे हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं। हमने देखा है कि ऐसे 36 रेगुलेशंस हैं, 36 रेगुलेशन हैं जिन्हें सिंप्लीफाई किया गया है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भारत में। अभी भी कुछ ऐसे चैलेंजेस या चुनौतियां आप देखती हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है? आई थिंक जो कॉर्पोरेट फाइनेंस और जो टैक्स वाला जो कंपोनेंट है उसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करा जाए तो बहुत मतलब कि बहुत बढ़ावा मिलेगा स्टार्टअप्स को।
आई थिंक कि अगर ग्रांट्स, जैसे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो देश की सेवा में लगे हैं, मतलब दे आर डूइंग थिंग्स विच आर सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड बेनिफिशियल, उनके लिए अगर ग्रांट्स गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे फंडिंग कंपनीज को मिले ग्रांट्स के तौर, आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। इवन इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शायद एक अगर कोई लिएजॉनिंग डिपार्टमेंट हो जहाँ पे स्टार्टअप जा सके, अपने ग्रीवेंसेस एयर कर सके, वो भी आई थिंक वुड बी इंटरेस्टिंग एंड गुड, क्योंकि हमारे पास स्टार्टअप के पास बहुत बड़ी लीगल टीम तो होती नहीं है जो इश्यूज को उस लेवल पे सॉल्व कर सके जैसे कॉर्पोरेट्स कर पाती हैं। तो अ प्लेस वेयर स्टार्टअप्स कैन गो कि जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके, वो अच्छा रहे। और सांझी, इसके बाद हम अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी स्टार्टअप काफ़ी भागीदारी निभा रहा है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी बूम आया है, काफ़ी उछाल आया है। अगर महिला उद्यमिता यानी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो इसमें काफ़ी ग्रोथ देखी गई है। और अगर देखा जाए तो 43% से ज़्यादा यानी 43% से ज़्यादा जो हमारे कुल स्टार्टअप हैं भारत में, उसमें एक या उससे ज़्यादा महिला डायरेक्टर, महिला निदेशक भी हैं। महिलाओं में जो आत्मविश्वास स्टार्टअप इंडिया के बाद आया है, उसे लेकर आप क्या कहेंगी? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही एम्पावरिंग जर्नी रही है। कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला है, और जो एक कमरे में जब मैं जाती हूँ और जब मैं उसमें एक आदमी के कंपैरिजन मुझे सेम ट्रीट किया जाता है, जो शायद जब मैं एकदम छोटी थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊंगी ऐसा। उसमें it changes the way that everybody looks at you, it changes the respect that you have. जैसे हमारे स्टार्टअप में फूड क्लाउड के अंदर जो हमारी लेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारी होम शेफ्स हैं, उसमें से 80% ऑफ वुमेन। उनमें भी काफी बदलाव है। हमारे आज की तारीख में जो हमारे होम शेफ्स हैं, उनकी फैमिलियां उनको लेके आती हैं, बोलती हैं कि प्लीज आप इनको एंटरप्रेन्योर बनाइए, इनको आप बिजनेस वुमेन बनाइए, जो शायद 10 साल पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था। तो स्टार्टअप्स ने सबको अपॉर्चुनिटी दी है, एक वो प्लेइंग फील्ड लेवल कर दिया है, जो बहुत एक्साइटिंग है, और इससे आगे मतलब इट कैन ओनली गेट बेटर। और इशिता, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जब हम रोज़गार सृजन की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की बात करते हैं और इस आइडिया की बात करते हैं कि जो युवा हैं वो रोज़गार देने वाले बने, इसे लेकर और जब आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसे लेकर स्टार्टअप इंडिया कहाँ खड़ा है? देखिए, स्टार्टअप इंडिया ने एक बहुत, जैसे मैंने कहा पहले भी कि एक मानसिकता बदल गई है हमारे समाज की, एक क्रांति जैसी आ गई है। तो बहुत अच्छा काम करा है अभी तक स्टार्टअप इंडिया ने। स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान जो था, उसके अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन बना था। तो पिछले 3-4 साल में अगर मैं अटल इनोवेशन मिशन की बात करूँ तो हमने करीबन 70 जितने इंक्यूबेटर्स की स्थापना करी है हमने, और भी कई सारे फंडिंग स्कीम्स लॉन्च करे हैं, जिसके तहत करीबन 1600-1700 के आसपास स्टार्टअप्स का क्रिएशन हुआ है, उनको सपोर्ट करा जा रहा है। और इस वजह से, इतने स्टार्टअप्स की वजह से कुछ 15,000 नए जॉब्स का क्रिएशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो न्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यू जॉब क्रिएशन जो होता है वो ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस से होता है, लार्ज कॉर्पोरेट से नहीं होता है। तो जितना भी हम स्मॉल बिजनेसेस को एनकरेज करते हैं, जितना भी हम स्टार्टअप्स को एनकरेज करते हैं, ना ही उससे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज मार्केट में आती हैं, बट उससे नए जॉब्स भी बनते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि स्टार्टअप इंडिया अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे कि हम स्टार्टअप्स के लिए और काम करते रहें। इशिता, आपका और सांझी आपका, आप दोनों का मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ बनने के लिए। तो हम देखा, ये जाहिर है कि हमारे देश में कई ऐसे युवा हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ऐसे
कई ऐसे युवाओं ने स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू किया, काम शुरू किया और न सिर्फ खुद को बल्कि कई और लोगों को भी रोजगार दिया। ये साफ है कि स्टार्टअप इंडिया के बाद अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं का हौसला बढ़ा है और वो बिना हिचक इसके लिए आगे आ रहे हैं। ऊर्जावान और प्रतिभावान लोगों की परेशानी को दूर करके उनका सपना साकार करने की दिशा में योजना जरूर मील का पत्थर साबित हो रही है और इसने 5 साल का सफर भी पूरा किया है। इस बीच कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जो दिखी हैं, जिन पर काम किया जाए तो स्टार्टअप इंडिया अर्थव्यवस्था के लिए और मजबूत स्तंभ साबित हो सकती है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।